हो गया जी सबका। चलो एक देखिए, मिनट सर। सर ताजपुर स्टेटमेंट हम लोग नहीं पढ़ेंगे। पढ़ो क्या नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं कि तुम लोग नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन कहाँ जरूरत है तुमको। है जरूरत पड़ा। चलो देखो, एग्रीकल्चर इनकम कृषि आय किसे कहते हैं, ठीक है। कृषि आय के बारे में क्या रूल नियम इनकम टैक्स में बताया गया है, उसको देखिए एक तरफ से। तुम लोग अगर कुछ पढ़ के आए हो तो बताओ, एग्रीकल्चर इनकम किसे कहते हैं। जय, क्या एग्रीकल्चर इनकम या कृषि आय किसे कहते हैं। जो किसान वही जो उत्पादन करके वो जो बेचता है ये कृषि इनकम। चलो आज इसके डीप से बताओगे, अभी तो नॉलेज बहुत ऊपर ऊपर है, ठीक है ना, कि किसान जो उत्पादन करके बेचता है उसी को हम लोग एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा कि कोई किसान अगर एग्रीकल्चर इनकम करके बेचता है तो भी नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम लोग उसके डेप्थ में जानकारी लेते हैं। एग्रीकल्चर इनकम देखो, एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पे बताया गया है 3 तरह की इनकम से इनकम होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर इनकम लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हूँ, रेंट फ्रॉम रेंट फ्रॉम लैंड, इनकम फ्रॉम हाउस, और एग्रीकल्चर फ्रॉम इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ये तीनों की जो इनकम होती है वो एग्रीकल्चरल इनकम बोली जाएगी। रेंट फ्रॉम लैंड का मतलब हो जाएगा कि अगर आपके पास कोई लैंड है जिस पर खेती बाड़ी कर ली जाए, बात को लैंड को अगर उठा दिया गया किसी खेती बाड़ी के अलावा पर्पज से, ठीक है ना, तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ठीक है ना। तो रेंट फ्रॉम लैंड, और वो लैंड किस पर्पज से उठी गई हो, लैंड इसलिए उठाई गई हो ताकि उस पर आप खेती बाड़ी कर सकें, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकें, जुताई बुआई रोपाई जो का काम किया था वो होना चाहिए। तो उससे अगर आपको किराया मिलेगा तो वो किराया क्या कहलाएगा, आपकी एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा। अगर खेती बाड़ी जुताई बुआई रोपाई के लिए नहीं देते हैं बल्कि किसी और मकसद से उस भूमि को किराए पर उठा दिया गया है, तो उससे जो आपकी इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। तो कोई ज़मीन अगर उठाएगी, कोई भूमि उठाएगी, तो और किस पर्पज से उठा सकते हो उस भूमि को किराए पर, जैसे लैंड से आपकी इनकम हो रही है। किसी को देने के लिए ना, जैसे घर बना दिए उस पे किराए पे दे दिए। उधर फैक्ट्री भी लगा है। घर वाले तो अलग से है, ये हमारे पास इनकम फ्रॉम हाउस की बात हो रही है, इनकम फ्रॉम लैंड की बात हो रही है कि लैंड को अगर आपने उठा दिया तो किस पर्पज से उठा दिया आपने किराए पर। फैक्ट्री वगैरह में लगा सकते हैं। हाँ चलो ठीक, उठा दिया किराए पर फैक्ट्री लगाने के लिए, तब भी आपकी, और बताया कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हुई, खेती बाड़ी उस पर नहीं हुई, जुताई बुआई रोपाई नहीं हुई, ठीक ना, तो उस पर्पज से उठानी चाहिए। अगर उसके अलावा उठाते हो तो मुझे से बता दिया इंडस्ट्री लगाने के लिए, और किसी को अपनी जमीनें दे दिए खेती करने के लिए, हो जाएगा थोड़ा। तो वो उसी का रेंट लेते हो, रेंट फ्रॉम लैंड, उसी के लिए तो बताया गया कि अगर जमीन उठाते हो खेती बाड़ी करने ही के लिए तो इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन अगर उस जमीन को उठाते हो आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए नहीं बल्कि अदर पर्पज से, तो कौन ज्यादा पर्पज हो सकते हैं। जो फर्स्ट वाले इनकम फ्रॉम रेंट में, जो फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़े थे, रेंट फ्रॉम। कभी कभी ऐसा भी रहता है कि जमीन से हमको मिलता है जो पैसा, उसकी मिट्टी निकाल के बेची जाती है। क्या होती है, मिट्टी को निकाल के बेचा जाता है। हाँ। तो उस मिट्टी से बेची गई आय भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। कभी उस लैंड को उठा दिया जाता है और उसमें मछली पालन किया जाता है, क्या जाता है, मछली पालन किया जाता है, मत्स्य उद्योग जिसको बोलते हैं, तो वो उससे भी आपकी इनकम जो होगी वो भी इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। उस लैंड को कभी कभी उठा दिया जाता है हाट बाजार लगाने के लिए। हाट बाजार नाम सुने हो, किसको कहते हैं हाट बाजार, ये जो इधर उधर से आके जैसे गांव की बाजार नहीं लगती है, समझ में तुमको, गिरिबाग में लगते हैं सब। वीकली बाजार लगती है एक किसी एरिया में, किसी गांव में, खासतौर से गांव में ज़्यादा लगाई जाती है, ठीक है ना। अब तुम लोग हाट नहीं जानोगे, तुम लोग मॉल जानोगे, क्या जानेंगे, मॉल जानोगे, हाट फाट नहीं जानोगे। हाट बाजार गांव में लगती है, हफ्ते भर में एक दिन बुध को या इतवार को कोई एक दिन बाद दिया जाता है, और मार्केट लगती है। वहाँ पे इधर गाँव के लोग आते हैं, दुकान लगाते हैं वहाँ पे, इधर उधर गाँव के लोग आते हैं, वहीं से खरीद के ले जाते भी हैं। सस्ते में चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड हो जाती हैं, उसको लोग क्या कहते हैं, हाट बाजार बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप कोई ज़मीन थी उसको आपने किराए पर उठा दिया, किसी दुकान लगती है, क्या लगती है,
हाट बाजार लगते हैं, उससे जो आपकी इनकम होगी वो भी आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। तो खैर एक अलग से टॉपिक है, मैं बताऊंगा। क्वेश्चन तो लोग पूछता है कि ऐसी कौन सी इनकम है जो जिसमें भूमि उठाई गई है और उसकी आय एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। तो करीब 10, 12, 14 है इसमें बकायदा टॉपिक पूछेगा तुम लोगों से कि जब भूमि से आय होगी तो उसको एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी आय है जो भूमि से होती है, जो लैंड से होती है, लेकिन फिर भी उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। ये जो एग्जाम्पल दिया गया तो उसी का पार्ट है, अभी आगे आएगा। तो ये समझ में आ गई कि रेंट फ्रॉम लैंड का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि जिस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की गई हो। क्या किया गया हो? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की गई हो। जिस और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, जुताई, बुआई, रोपाई, ठीक है ना, सिंचाई जो भी होती है सब उसमें आ जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि आपका जो खेत में मकान बना हुआ है उस मकान को रहने के पर्पज से नहीं, खेती के पर्पज से उस मकान को यूज किया जाता है। उसमें बहुत सारे सामान ऐसे होते होंगे जो आपके खेती से संबंधित सामान रखे जाते हैं, उसको उठाया जाता होगा उसमें। ये नहीं कि रहने के लिए दिया जाता होगा बकायदा उसमें, ठीक है ना। हो सकता है कि उसको बहुत सारे सामान रोपाई जोताई वाले सब उसी में रखे जाते हों, या उसी में जैसे एक जानते होंगे गांव में रहता है कि उस मकान बना करके उसमें पूरा एकदम फुल्ली एयर कंडीशन बना दिया जाता है, उसमें तो लोग अपना लिया करके सामान वामान रखते हैं, आलू है जो चीज़ें खराब होने वाली हैं गाँव के, ठीक है ना, कोल्ड स्टोर टाइप का। तो उस तरह का मकान कोई बना दे तभी क्या हो जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस है। तो क्या हो जाएगा आपका पर्पस क्या होना चाहिए, पर्पस एग्रीकल्चरल होना चाहिए। पर्पस क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पस होना चाहिए। तो क्या हो जाएगी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। और एकदम साफ यहाँ लिखा हुआ इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अगर आप खुद आपकी जमीन है और उस पर अपनी खेती बाड़ी करते हो, जुताई बुआई करते हो, फिर जब फसल तैयार होती है तो फसल को आप बेच देते हो, तो उससे जो आपकी इनकम होगी क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, तो वर्ड याद रखना एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ठीक है ना। अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से इनकम जो होगी तो उसको एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है इनकम टैक्स एक्ट में के हिसाब से कि वो एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में कम मानी जाएगी। हो सकता है कि आपकी लैंड पाकिस्तान में हो सकता है कि आपकी लैंड जो है बांग्लादेश के अंदर हो सकता है कि आपकी लैंड किसी अदर कंट्री में हो, इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, कहीं हो सकती है। और उस पर भी यही काम किया जाता होगा, खेती बाड़ी हो रही होगी, जुताई बुआई सिंचाई हो रही होगी, उससे आपकी उपज होती होगी, उससे बेच करके पैसा आता होगा इंडिया में। तो क्या वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। तो ये कंडीशन कुछ बता रखा है इनकम टैक्स एक्ट में कि कब आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और कब नहीं मानी जाएगी। क्योंकि एग्रीकल्चर जो इनकम होती है वो क्या होती है, एग्जेम्प्टेड होती है। क्या होती है, कर मुक्त होती है, टैक्स इस पर नहीं लगता है। तो इसलिए जानना जरूरी है कि क्या अगर मेरी इंग्लैंड में या कहीं अदर कंट्रीज में अगर हमारे पास कोई लैंड है और उस पर खेती बाड़ी होती है, उससे जो उपज तैयार होती है उसको बेचा जाता है, बेच करके जो पैसा इंडिया में आता है तो उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जब वो एग्रीकल्चर इनकम कैटेगरी में आता ही नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम में आ जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या क्या हो, कंडीशन भी जानना है। तो देखें तो सेक्शन 2(1)A में जो बताया गया है तो यही चीज बताएगी कि एनी रेंट और रेवेन्यू derived from land which is situated in India and is used for agricultural purpose। तो तीन चीज बताया कि लैंड आपकी जो किराए पर उठाई गई है वो कहाँ पर होनी चाहिए, आपकी सिचुएटेड इन इंडिया, इंडिया में होनी चाहिए। ध्यान सुनो एक बार, कहाँ पर होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए। नेक्स्ट, यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, और उस लैंड का जो यूज किया जा रहा हो किस पर्पस से किया जा रहा हो, यानी हमने किराए पर तो उठा दिया, उससे किराया तो ले रहे हैं, लेकिन उस पर क्या होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल पर्पस से यूज होनी चाहिए वो। तो हमने बता दिया हाट बाजार हो जाए, मछली पालन हो जाए, आप उसमें जा करके वो मछली पालन करने लगो, ये सब उसमें नहीं चल पाएगा, ठीक है, डेली दो चला दो। दूसरा बताया गया यहाँ पर एनी इनकम derived from such land by agricultural operation or any process by cultivator or receiver of rent in kind which rendered the produce fit for the market or the sale of the produce, ठीक है ना, यानी कोई चीज उत्पादित कर दी हो सिंचाई बुआई से, ये सब निकल दी हो तो वो। नेक्स्ट आता है एनी इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस, फार्म हाउस मतलब जो खेत में मकान है उससे आपकी जो इनकम होगी, और मकान रहने के पर्पज से नहीं है, बताया खेती बाड़ी के ही पर्पज से उसको दिया जाता हो, ट्रैक्टर रखे जाते होंगे, बैल बांधे जाते होंगे, जो भी रहता होगा, लेकिन एग्रीकल्चरल पर्पज से, रहने के पर्पज से नहीं, ठीक है।
तो ये 3 चीज हम जान चुके हैं कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। अब उसी कुछ कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन को ध्यान रखना है। तो नोट में देखो पहले क्या बताया गया, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइज द इनकम फ्रॉम लैंड इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। अब देखो जो कंडीशन दी गई है, 4 कंडीशन दी गई है, कल ये चारों कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो समझ जाना कि एग्रीकल्चर इनकम होगी। इसका मतलब अभी इतना बताने के बाद भी कुछ कंडीशन को याद रखना है। ये नहीं कि कोई भी खेती बाड़ी से हो जाए, और हमने पहले ही बता दिया कि सिचुएटेड इन इंडिया होनी चाहिए। वो जमीन कहाँ पर इसी तो इंडिया में होनी चाहिए। तो कंडीशन में आ जाएगा, अभी आ जाएगा सर यहाँ पर। तो नंबर 1 देखें, कंडीशन नंबर 1 लिखा गया द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। लिखा है ना, द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। इफ द लैंड इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया द इनकम फ्रॉम सच लैंड विल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। क्लियर हो गया सबको कि इंडिया में होनी चाहिए। अगर इंडिया के बाहर कहीं है तो उससे अगर आपकी कोई इनकम होती है खेती बाड़ी से, जुताई बुआई से, सिंचाई से, रोपाई से, सब कुछ उसी से होती है जो इंडिया में होनी चाहिए। लेकिन चूंकि वो इंडिया में नहीं है, इससे जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक है। दूसरा आता है लैंड मस्ट बी यूज्ड। लिखा है यहाँ पर लैंड मस्ट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। क्लियर है, यानी कि एग्रीकल्चर पर्पस से वो लैंड इस्तेमाल हो रही हो। अब एग्रीकल्चर पर्पस क्या होता है, तो वही जो सिंचाई बुआई रोपाई जुताई बताया गया ना, वही है। लिखा है यहाँ पर कि इट्स मीन टिलिंग ऑफ द लैंड, वाटरिंग इट, showing of the seeds, planting and similar operation on the land must be carried out by the SSC। क्लियर है, यानी उसकी सिंचाई की जाती हो, उसकी बुआई की जाती हो, उसकी रोपाई की जाती हो, उसमें पानी दिया जाता हो, ये सारी चीजें उसमें क्या रहेंगी, आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में आ जाती हैं। ठीक है ना। तो जब इस पर काम किया जाता होगा तभी माना जाएगा। तो द मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया हो गया, द रिसीवर हो गया, द लैंड मस्ट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। अब आगे बताया गया द रिसीवर ऑफ इनकम फ्रॉम द लैंड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन द लैंड, द लैंडलॉर्ड और टेनेंट और क्या लिखा है, यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज ऑफ द लैंड हैज इंटरेस्टेड इन द लैंड। देखें इसकी लैंग्वेज समझना है कि क्या बता रहा है। इसको बताया द रिसीवर ऑफ द इनकम फ्रॉम द लैंड, कह रहा है कि जो इनकम लैंड से प्राप्त करता है, यानी मेरी जमीन है मैंने उठा दिया किराए पर किसी को, उस लैंड से अगर मैं अपनी इनकम प्राप्त करता हूं तो उसमें मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए, मेरा हित होना चाहिए। इंटरेस्ट मतलब ब्याज नहीं, यहाँ पर हित। क्या बात हो रही है, मेरा उसमें हित हो। हित का मतलब क्या हो जाए उसको समझो। हित का मतलब यहाँ पर ये होता है जैसे जमीन हमने किराए पर लिया, ध्यान सुना मेरी बात को, किराए पर हो सकता है कि मैंने किराए पर लिया खुद ही और उसको किराए पर उठा दिया। अगर जमीन डैमेज होती है, खराब होती है, तो मेरा कुछ नुकसान होगा, मेरे मालिक का नुकसान होगा, मुझको तो किराया लेगा, इनसे किराया लेता हूँ, इससे मेरा कोई हित नहीं है। हित का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो उसमें आपका अगर कुछ नुकसान होता हो तो उससे आपको कुछ न कुछ हट होता हो, कुछ तकलीफ होती हो, ठीक है ना, कुछ परेशानी आपको होती होगी उससे। इसको क्या कहते हैं हम लोग हैं, आपको उसमें हित है। क्या है, आपका हित है। अबे कितना हिला रहे हो, बहुत हिला है। जब वो हिलता रहता है ना, जानते हो, जब देखने वाले वीडियो रहते हैं ना, जो वीडियो देखने वाले रहते हैं वो मेरे पास पाते हैं, दलदला आ गया है क्या, भूकंप आया है क्या, समझ में है। लगातार हिला रहे हाँ। हैं, कब से मना कर रहा हूं। प्रोजेक्टर लगा दीजिए तो ठीक। चलो देखें, प्रोजेक्टर का रहे हैं। लगाया जाएगा, अगली दिन आएगा। ये दिन की बात होती है, धीरे धीरे सब होता आता है। हाँ जी। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि तीसरी चीज बताएंगे उसी को ध्यान रखना है, बाकी तो समझ में आ ही गई है कि मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, मस्ट बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर पर्पस, ये समझ में आ रही है। लेकिन ये जो तीसरी बात बता रहे हैं कि उसमें आपका हित होना चाहिए। और हित का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि वो आपकी हो, एक तरह से आप खुद किराएदार नहीं हो, वो आपकी हो। जब आपके तभी आपको कुछ उसमें गड़बड़ी शड़बड़ी होगी तो आपको नुकसान होगा, आपको तकलीफ होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हित का मतलब ध्यान सुनो कि इसका मतलब अगर किराए पर मैंने लिया है, ठीक है, मैं किसी और को किराए पर उठा दिया हूँ, तो इससे मेरा हित नहीं है, ये मेरे कब्जे में है, एक्टिव मालिकाना हक मेरे पास नहीं है। तो इसका मतलब अगर मुझको इसकी इनकम मिलती है, मैं खुद किराए पर लेकर के किसी से किराए पर उठा हूँ और उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी ये कर रहे हैं और उससे मुझको जो रेंट मिल रहा होगा वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानी जाएगी।
हाँ, मैं जो मेन मालिक को दे रहा हूँ चूंकि उस मालिक का इस जमीन में उसका हित है, उसका इंटरेस्ट है इसमें, तो जो उसकी इनकम होगी वो क्या कहलाएगी आपकी। हाँ, तो इसको यूं कह सकते हो कि जो इनकम फ्रॉम लैंड होनी चाहिए वो डायरेक्ट इनकम होनी चाहिए, ना कि इनडायरेक्ट। तो जो ये इनकम हो रही है मुझको इनडायरेक्ट से हो रही है। मैं लिया किराए पर, कि दूसरे किराए पर दे दिया उसको, एक हजार लिया 1200 दे दिया, दूसरा बच रहा है ना मेरा अपने पास, तो इनकम हो रही है, फालतू का बैठे बैठा है, कुछ करना भी नहीं है। 1000 लिए 1200 दे दी किसी को, फ्री हो गए, ठीक है। ये क्या कहलाती है आपकी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। तो जो इनकम होनी चाहिए वो डायरेक्ट रूप से होनी चाहिए, इनडायरेक्ट रूप से आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसी का मतलब यहाँ बताया गया। तो देखिए फिर से बताया गया, द रिसीवर ऑफ इनकम फ्रॉम द लैंड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन लैंड, द लैंडलॉर्ड और टेनेंट or usufructuary mortgage of the land has been interested in the land, ठीक है। इस सारी बातें बताई गई हैं। अब आगे नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, द डायरेक्ट इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चरल इज ट्रेडेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। तो ये भी वही चीज जो बताई गई है, डायरेक्ट इनकम होनी चाहिए। तो डायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। फॉर एग्जांपल, द सैलरी ऑफ a farmer manager or dividend from a company engaged in agricultural activities is not agricultural income। कह रहा है कि अब इसमें एग्रीकल्चर इनकम क्या होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनो, बड़ा सा फार्म हाउस है, कई कड़ी में, कई एकड़ में या कई बीघा में कह सकते हो। अब उसके लिए एक अलग से फार्म मैनेजर है, जिसकी जमीन खुद नहीं इसमें आया, फार्म मैनेजर को लगाया, सैलरी उसको मिल रही है 15,000 20,000 महीना है, उसको मिल रही है, उसका देख रेख करता वही है, जो जरूरत पड़ती है खेती बाड़ी की आपके लिए वो सब वही देखता है, आपका मैनेजर है वो, उस मैनेजर को सैलरी दी जा रही है देख रेख करने की। तो वो जो सैलरी पा रहा है तो क्या उसको डायरेक्ट इनकम हो रही है, इनडायरेक्ट इनकम हो रही है। तो जो उससे आपको इनकम होगी वो क्या कराएगी, आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। यानी कहीं मैं फार्म हाउस का मैनेजर हूँ तो मुझको जो उससे इनकम होगी, ये मैं नहीं कर सकता मैं खेती बाड़ी देख रहा हूँ, खेती बाड़ी देखवा रहा हूँ, कर रहा हूँ, करा रहा हूँ, तो मेरी जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम आनी चाहिए। उसको इनकम टैक्स ऐड करता है कि वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप जो है डायरेक्ट उससे नहीं कमा रहे हो बल्कि इनडायरेक्ट उसको कमा रहे हो। वहाँ जॉब कर रहे हो, सैलरी मिल रही है आपको, कोई उसी एक्टिविटीज नहीं कमा रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए इसी ध्यान रखना कि इनकम जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए, तभी हो पाएगा। तो 4 सिचुएशन याद रखना, क्या क्या। पहली सिचुएशन जो बताई गई है कि जो जमीन होनी चाहिए वो इंडिया में होनी चाहिए। दूसरी बात बताई गई है कि जो जमीन हो उस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हो, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज मीन्स क्या बताया गया था कि उस पर जुताई, बुआई, रोपाई, सिंचाई, ये सब वो चीज़ें होती हैं, होनी चाहिए। तीसरी चीज़ बताई गई कि ज़मीन में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें हित होना चाहिए। चौथी चीज़ बताई गई कि डायरेक्ट इनकम होनी चाहिए, इनडायरेक्ट इनकम नहीं होनी चाहिए। इस 4 सिचुएशन को याद रखना पड़ेगा। इसका मतलब जब भी हमसे अगर पूछ देगा कि एग्रीकल्चर इनकम किसको करते हैं, तो ये बताने के बाद फिर ये कंडीशन ज़रूर बताना पड़ेगा कि ये कंडीशन उसके साथ लगी हुई है कि ये ज़मीन जो है, ये मकान जो है कहाँ पर होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। ये ज़मीन और ये मकान जो उठाया गया है किस लिए होना चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पज से उठा होना चाहिए, और उस ज़मीन में आपका हित होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, और आपकी इनकम डायरेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस 4 चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं अब काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम की टाइप्स क्या है, प्रकार कितने हैं। तो बताया गया रेंट ऑफ रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम लैंड, तो बताइए चल गया ये कि लैंड से जो रेवेन्यू आपकी होगी उससे। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की जाती होगी उससे। इनकम फ्रॉम मेकिंग द प्रोडक्ट फिट फॉर द मार्केट, मार्केट में ले जाने के लिए जो प्रोडक्ट तैयार किया गया उससे आपकी जो इनकम होगी। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोड्यूस, जो उसमें तब उत्पादन किया गया उसको बेचने जो आपकी आय होगी वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी। इनकम फ्रॉम है फार्म हाउस, अगर कोई हाउस है उससे मतलब जो इनकम होगी वो, ठीक है ना। और हाउस की इनकम बता दी गई है कि रहने सहने के लिए, सोने उठे बैठने की नहीं, बल्कि वो बिजनेस के वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के पर्पज से ही सामान उसमें रखा जाता हो, ठीक है ना। ट्रैक्टर है और या सिंचाई बुआई की कुछ सामान है, खाद है, ये सब चीज़ें होती हैं वो सब। अब यहाँ बताया गया कि इम्पोर्टेंस पॉइंट रिगार्डिंग कंपटीशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। अब एग्रीकल्चर इनकम में कुछ कुछ क्या क्या पॉइंट हैं उसको फिलहाल चले आगे छोड़ो। अब जो इनकम पूछता है कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड, ऐसी कौन सी इनकम है जो लैंड से होती है लेकिन उसको एग्रीकल्चर इनकम
नहीं माना जाता है, ठीक है ना। तो जिसको बताया गया था कि ये सब थ्योरी पूछता है कस्टमर की थ्योरी में, या तो एग्रीकल्चर इनकम पूछेगा तो डिफाइन करके उसके बाद उसकी जो सिचुएशन बताई गई थी, कंडीशन बताई गई थी, उसको बता देना। दूसरी चीज तो मुझे पूछता है कि ऐसी कौन सी इनकम है जो भूमि से होती है, लैंड से होती है, लेकिन उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानता है। तो ये दिया हुआ तुम्हारे पास करीब 11-12 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। 13 पॉइंट तुम्हें दिया हुआ है कि ये ऐसी ऐसी इनकम है जिससे आपकी इनकम लैंड से होती है, लेकिन वो तो 2-4 तुम मुझे बता दो अभी जो बताया गया था खटाखट, कम उसके बाद आगे चले। मार्केट का बताएंगे, मछली पालन, मछली पालन का, सुअर पालन, मुर्गी फार्म, और मिला दो बकरी पालन, ठीक है ना, मुर्गी पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, गाय भैंस पालन, मिट्टी निकालते हैं, मिट्टी निकालते हैं, बिकॉज गिट्टी भी निकालते हैं, मिट्टी कहाँ से होती है? चेकुल गिरा तो 13 हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। चलो देखें, देखो गाँव जो बहुत सारी जमीनें ऐसी होती हैं जो अपने से पेड़ पौधे वहाँ पर उगाते हैं, ठीक है ना, उगाते हैं, उसको काट के ओ, बेचेंगे, घसिया वो भी से घास से बेचेंगे, घास हो जाए या बांस हो जाए, ये सब क्या है, ये सब बोआ नहीं आता है, उसके लिए बकायदा देखो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी बिना किए हुए, यानी खेती बाड़ी, जुताई, बुआई, सिंचाई, रोपाई, ये सब जो काम किया जाता है यही एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, ये नहीं करते हो और कुछ नेचुरल चीज़ें उगाती हैं तो वो आप काट के बेचते हो, बाग बसवाड़ी बेचते हो, तो ये आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। वही 5 बसवाड़ी हम दिन रात एक करके लगाए उसमें, वो कारोबार है आपका, हमने बताया ना कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर उसके लिए बकायदा जुताई, बुआई, रोपाई जो उसके लिए एक्टिविटी करनी होगी, करते होगे, तो आपके एग्रीकल्चर इनकम में डिफाइन तो कर ही दिया गया कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर वो अपने से निकल के आई हैं और आप बेचते हो घास को, उसको पेड़ पौधों को काट कर बेचते हो, बाग बसवाड़ी को बेचते हो, तो आपके एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ये कॉन्सेप्ट का मेरा रखना, ठीक है ना। फिर मैं बोलना कि नहीं हम करते हो तो हम भी बोलते हो, तो ये सब सिस्टम नहीं है, ठीक है। चलो देखें, तो इनकम फ्रॉम मार्केट, यानी तो मार्केट लगती हो, उससे आपकी इनकम होती है। जितना ठेला रहेगा पर ठेला निकाल 10 बेचूंगा 20 बेचूंगा लगाते जमीन पर, ठीक है ना। उसके बाद फिर लिखा है इनकम फ्रॉम द स्टोन क्यूरीज, मतलब जो पत्थर की खान वगैरह होती है, ठीक है ना, कोयले की खान होती है, ये सब उसमें आ जाएगा, पत्थर की खान। और उसके बाद फिर लिखा गया यहाँ पर इनकम फ्रॉम द माइनिंग राइटिस, कोई अगर आपके पास खान खदान है, कोयले की हो चाहे और किसी की हो, उससे राइटी आपको मिलती होगी, ठीक है, वो भी आपकी लैंड ही से है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, अगर कोई स्टोर करने के लिए आपके पास कोई जमीन है, उस पर स्टोर करते होंगे, खेती बाड़ी नहीं क्या दी होगी, क्या करते होंगे, स्टोर करते होंगे, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, ठीक है। लैंड ही से है लेकिन उस पर खेती बाड़ी नहीं होती है, ठीक है। आगे बताएगा इनकम फ्रॉम द सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस, एग्जाम्पल दिया है इनकम फ्रॉम द सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन फ्रॉम अ ट्यूबवेल और वेल एज द डज नॉट इन्वॉल्व एनी इरिगेशन इनकम। पर अगर आपका कोई ट्यूबवेल था तो उससे पानी लोगों को खेतबाड़ी में सप्लाई किया था होगा, लोगों को घंटे के हिसाब से सप्लाई किया था पानी, तो उससे जो आपकी इनकम होगी वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। ये मत करना मैं खेती बाड़ी के पानी सप्लाई करता हूँ, तो होता है गाँव में घंटे के हिसाब से पानी सप्लाई किया जाता है। तो तुम्हारे पास गाँव में ट्यूबवेल है, तुम्हारे पास आएंगे तो तुम नहर बना करके उस खेत में पानी पहुँचाओगे, 1 घंटा 2 घंटे चलाओगे और घंटे के हिसाब से उसमें पैसा लिया जाता है। बात समझ आ रही है? नहीं जानते तो जान लो, घंटे के हिसाब से पैसा लिया जाता है पानी सप्लाई करने का, ठीक है ना। तो जो आपकी इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। उसके बाद फिर बताया गया इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास ट्रीज और बम्बूस, ठीक है ना। कहना कि जो खुद से मतलब कि उगाई घास होती है, पेड़ पौधा होता है, दरख्त होते हैं, काट दो उसको बेच देते हो, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम नहीं आएगी। फिर बताया गया यहाँ पर इनकम फ्रॉम फिशरीज, वही मत्स्य उद्योग जो चलाया जाता है, मछली पालन का उद्योग जो किया जाता है, ठीक है ना, वो भी। फिर इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द अर्थ फॉर ब्रिक मेकिंग, यानी जो उसमें की मिट्टी निकाल के बेची जाती है ईटा बनाने के लिए, वो भी। उसके बाद बताया गया रेम्यूनरेशन रिसीव एज मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चर फार्म हाउस, पर आप अगर एज ए मैनेजर सैलरी पाते हैं तो वो भी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। आगे बताया गया यहाँ पर कि डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, कोई ऐसी कंपनी से आपको डिविडेंड मिलता हो, लाभांश मिलता हो, जिस कंपनी का कारोबार क्या होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करा करके उससे इनकम अर्न करना होता है, ठीक है ना।
यानी कि वो जो कंपनी है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करती है, बाकायदा फसल तैयार करती है, फिर मार्केट में बेचती है, उससे लाभ होता है और लाभ आपको मिलता है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से ही कमाएगी, लेकिन वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक है ना। तो लिखा है यहाँ पर कि डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल, फिर आगे कराएगी इनकम ऑफ द बायर ऑफ अ राइप क्रॉप। देखो तो क्या लिखा है उसको, खड़ी फसल, खड़ी फसल यानी कि देखते होगे कि अगर आपने एक लहलाती हुई देखा फसल और कभी कभी खड़ी फसल भी बेच दी जाती है, तो जिसने बेचा उसकी इनकम तो एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन मैंने खड़ी फसल खरीदा है, उसके बाद मैं फिर उसे कटवा करके जो भी प्रोसेसिंग होती होगी वो प्रोसेसिंग करके मैं मार्केट में बेचता हूँ, उससे जो आपकी इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, क्योंकि आपने रोपाई जुताई बुआई नहीं की है। रोपाई जुताई बुआई जिसने किया उसकी इनकम तो एग्रीकल्चर इनकम हो गई, लेकिन मैं खड़ी फसल खरीदा हूँ तो मेरे लिए एज ए बिजनेस इनकम है। ठीक है। आगे बताया गया यहाँ पे इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एक्सेट्रा, यानी कोई दुग्ध उद्योग हो या पोल्ट्री वगैरह चलाते हो तो भी, ठीक है ना। पोल्ट्री में सब आ जाएगा, मुर्गी पालन आता भी है, बकरी बकरा पालन भी आता है, भैंसी भैंसा पालन भी आता है, सब उसी में आता है। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियाज ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, इंटरेस्ट ऑन एरिया ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड आपने उठा रखी है, एग्रीकल्चर पर्पज से उठा रखा है, तो उसका रेंट उसने नहीं दिया, उस रेंट पर हम ब्याज लेते हैं अलग से, तो ब्याज की जो आपकी इनकम होगी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। रेंट तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगा। अगर आपकी ज़मीन है, आप उसको एग्रीकल्चर पर्पज से उठा दियो, चाहे खेती बाड़ी करो, तो रेंट आपकी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन अगर उसने बकाया लगा दिया, एरियर है, एरियर बोले तो बकाया, अवशिष्ट याचना पड़े होगी ये सब शेयर वाले में, कातिल एरियर बकाया राशि, तो पैसा अगर बकाया है और तो ब्याज भी आप लेते हो अलग से, जो ब्याज की राशि होगी वो ब्याज की राशि आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक है ना। ये 13 पॉइंट दिया हुआ है। ये सब इनकम ऐसी है जो लैंड से होती है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन रोज पूछता है कि ऐसी आय बताइए जो भूमि से होती है लेकिन उसको कृषि आय नहीं माना जाता है। ठीक है, तो फिर से एक बार पॉइंट देख लो। इनकम फ्रॉम मार्केट्स, इनकम फ्रॉम स्टोन क्वारीज, इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टीज, इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इनकम फ्रॉम द सप्लाई ऑफ वाटर फॉर irrigation purpose, income from self-grown grass, trees or bamboos, income from fisheries, income from the sale of the earth of the brick making, remuneration received and as manager of an agricultural farm, dividend from a company engaged in agricultural, income of the house of a reap crop, income from dairy farming, poultry farming, etc., and income from interest on area of rent of the agricultural land. क्लियर है, बात समझ आ गई। इसका मतलब हम जान गए कि इनकम एग्रीकल्चर इनकम किसको कहते हैं, उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए और कौन सी ऐसी इनकम होती है जो लैंड से होती है लेकिन एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती है। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे, जिसमें आता है पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम, यानी कुछ इनकम ऐसी होती है जो पार्शियली होती है। ठीक है ना। इसका मतलब एक टॉपिक हम क्या खत्म किए, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। क्या लिखे, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड। ठीक है ना। तो एक टॉपिक तो हम लोग ये खत्म कर दिए, दूसरा टॉपिक ये खत्म किए कि एग्रीकल्चर इनकम किसको कहते हैं, वो जान गए। अब नॉन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड, यानी ऐसी इनकम जो लैंड से होती है लेकिन एग्रीकल्चर इनकम उसको नहीं माना जाता है, वो हम लोग कर चुके हैं। अब एक नया वर्ड इसमें आता है पार्शियली एग्रीकल्चरल इनकम। क्या बोलते हैं उसको, पार्शियली एग्रीकल्चरल इनकम। पार्शियली एग्रीकल्चरल इनकम, ऐसी कौन सी इनकम है जिसे हम लोग पार्शियली एग्रीकल्चर कहते हैं और पार्शियली नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। ठीक है ना। पार्शियली एग्रीकल्चरल इनकम यानी कि अंशतः कृषि आय और अंशतः गैर कृषि आय। पार्शियली एग्रीकल्चरल इनकम और पार्शियली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है।
तो ऐसी कौन सी इनकम होती है जिसे हम लोग एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे? एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसी भी आय कुछ होती है, ऐसी भी कुछ आय है, सुनो इधर, ऐसी भी कुछ आय है जिसको इनकम टैक्स ने डिफाइन कर रखा है कि उसकी कुछ आय ऐसी है जिसको हम लोग एग्रीकल्चर इनकम में ले लेंगे और कुछ इनकम नॉन एग्रीकल्चर में। लेकिन लेंगे ये तो समझ में आ गई कि कुछ इनकम है ऐसी जिसको एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे, तो कितनी एग्रीकल्चरल होगी और कितनी नॉन एग्रीकल्चरल होगी ये कैसे मापा जाएगा? तो इनकम टैक्स ने कहा कि इतना टेंशन मत को हम डिफाइन कर देते हैं। तो इनकम टैक्स ने बता रखा है कि इतना परसेंट एग्रीकल्चरल रहेगा, इतना नॉन एग्रीकल्चरल रहेगा। ठीक है ना, तो खास तौर से किसमें आती है तो उसकी मैं बात कर देता हूँ। उसमें आती है टी, कॉफी और रबर है उसमें, नहीं बताओगे? चाय के उत्पादन में निर्माण क्या है, कॉफी के उत्पादन में निर्माण क्या है, चलो तुम थोड़ा नाम रबर बताओ। के उत्पादन और टी से और टी, बताओगे? कॉफी, कॉफी रबर और रबर रबर। रबर लिख दीजिए। हाँ लिख दीजिए। देखो ध्यान से, रबर। इन तीनों की आय और बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन फेमस तीनों यही आय ऐसी है जो डिस्प्यूटेड मामला है। चाय की जब खेती बाड़ी करते हो तो कहोगे कि चाय की खेती बाड़ी हमने किया, चाय बेच दिया, तो पूरी एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए आपकी। कॉफी का उत्पादन करते हो, कॉफी बेचे अपना, बेच करके कहोगे कि मेरी एग्रीकल्चर इनकम है। और रबर भी जो उत्पादन किया जाता है वो भी आप कहोगे कि ये तो पूरी एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम टैक्स कहता है कि नहीं, उसमें कुछ आय मैं एग्रीकल्चर मानूंगा और कुछ आय जो है नॉन एग्रीकल्चर मानूंगा। और कितना रेशियो उसने डिफाइन कर रखा है, तो रेशियो उसने बता रखा है कि हम कितने कितने रेशियो में कितना कितना मानेंगे। ठीक है ना, तो इसमें रेशियो जो दिया हुआ है देखो कितना दिया हुआ है 35 और 60-40 कहाँ दिया हुआ है, कहाँ पढ़ रहे हो? 60-40। अबे 28 तुम लोग दूसरा ना होगा। नहीं, से- ये सर इसमें से देख लीजिए, इसमें तो इंग्लिश वाले सर बेकार है बेटा। बेकार आधा समझ में आता था, नहीं आता है। आप भी पढ़ के मान लीजिए ये करते हैं अनुमान। चलो हाँ जी देखें, तो इसमें जो लिखा हुआ है पहले चाय के बारे में देखो। चाय बताया गया इसमें, देखो 60% जो है ये एग्रीकल्चर है और 40% जो आपकी इनकम क्या है नॉन एग्रीकल्चर है। ठीक है ना। चाय के बारे में, कॉफी के बारे में दो चीज आती है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि नहीं बताओ। कॉफी के बारे में देखो दो तरह की होती है बाबू, बातें बंद कर थोड़ा सा। कॉफी के बारे में तुमको ऐसे लिखता हूँ, ये लिखता हूँ एक पीस कर एक खड़ी वही रॉ और एक लिखता हूँ फिनिश्ड। लेता पीस रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट। अगर आपकी कॉफी